होगा इसका यूज आगे देखेंगे हम लोग। इसके बाद आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। एक कैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें था कि तीनों एक प्लेन में रहेगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाइज करेगा, और दूसरा था एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यही था ना। वैसा ही इसमें है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के लॉज के बारे में देखना है। तो ये एक तो सबसे पहले ये समझ में आता है कि मान लो कि अगर हम पढ़ें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे उसी मीडियम में बाउंस बैक नहीं हो रहा है, दूसरे मीडियम में चला जा रहा है। बोलो, मान लो कि ये एक इंटरफेस हो गया, सुन रहा है सब। मान लो कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 बोल रहे हैं, और तो इसका हो जाएगा n2। अब कोई लाइट इस पे स्लैंटली इंसिडेंट किया, ये इसका ओरिजिनल पाथ हो गया। चलो अब इस पे बना लो, ये हो गया हमारा नॉर्मल। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? चलो अब ये अपने पाथ से इतना तो गारंटी है कि ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। समझ में आ रहा है? दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ये सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं या तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स या नॉर्मल से अवे डेविएट होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब किधर डेविएट होगा ये डिपेंड करता है कि दोनों में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है इस बात पे, माने डेंसर है कि रेयर है इस बात पे। अगर मीडियम डेंसर है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और रेयरर है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। मान लो कि हम अपने मन ऐसा ही बोल लेते हैं कि मान लो कि n1 क्या किया जाए, बड़ा कि छोटा, कुछ भी किया जा सकता है। चलो बड़ा है n2 के, मतलब फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। समझ आ रहा है ना? तो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, और सिर्फ इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं, मतलब ये भी सिर्फ वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। तो अब इसका है ज्यादा, मतलब ये हो गया कैसा मीडियम, डेंसर। बोलो, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि n1 ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, तो ये ज्यादा है तो ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर। तो ये हो गया डेंसर मीडियम, तो ये क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। अब ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है डेंसर मीडियम का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है रेयर मीडियम का। वेलोसिटी की बात करें तो डेंसर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम होता है और रेयर मीडियम में लाइट का वेलोसिटी ज्यादा होता है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बोल रहे हैं ज्यादा है या कम है, ठीक है। तो अब लाइट आ रहा है इस मीडियम से इस मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। तो इतना तो समझ में, जब डेंसर से रेयर में आएगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, डेंसर में कम रेयर में ज्यादा। तो कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, माने स्पीड बढ़, जब वेलोसिटी बढ़ जाएगा तो ये नॉर्मल के टुवर्ड्स या नॉर्मल से अवे, बोल रहा है सब, नॉर्मल से अवे, तो ये कुछ इधर डेविएट कर गया। बोलो कोई दिक्कत? चल, तो अब ये हो गया इंसिडेंट रे, नहीं हुआ क्या? ये कौन सा रे हो गया, इंसिडेंट रे। बोलो, ये हो गया हमारा इंटरफेस बेहुदा सब, नॉर्मल ये ना हो गया, ये हो गया हमारा नॉर्मल, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं हुआ क्या? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर इसके लॉ की बात करें तो पहला लॉ तो रिफ्रैक्शन का और रिफ्लेक्शन का सेम है। रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में रहेगा। इसमें है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन में रहता है। पहला ये, दूसरा वाला इसके बाद बताएंगे। तो अगर लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होगा, इंसिडेंट रे, अभी नहीं लिखना, नॉर्मल एंड
रिफ्रैक्टेड रे सब ऑल लाइज इन सेम प्लेन, सब एक ही प्लेन में रहेगा। मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो प्लेन होगा करने के बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का भी प्लेन वही होगा। तीनों का प्लेन क्या रहेगा कि सेम रहेगा, तीनों सेम प्लेन में रहेगा। हाँ, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से समझो, दूसरा वाला कि जिस मीडियम से लाइट आ रहा है, ध्यान से इसमें वही लॉज वाला है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में रहेगा। तीनों का प्लेन क्या रहेगा कि सेम। इंसिडेंट रे और नॉर्मल का जो प्लेन रहेगा इसको बढ़ाएंगे तो अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करके जाएगा, उसका और नॉर्मल का प्लेन भी यही रहेगा। ठीक है, तो तीनों सेम प्लेन में ही रहेगा। दूसरा ये है, ध्यान से समझना, दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जिस मीडियम से लाइट आ रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इसी मीडियम में रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया है उस एंगल का साइन आई, उस एंगल का साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा नाम सुना है सब, पढ़ाया सब चाहे नहीं पढ़ा सब, ट्रिग्नोमेट्री में नाम सुना है सब। तो बस इसी एंगल का, जिसके साइन 30 डिग्री, साइन 25 डिग्री, और हम बोल रहे हैं कि ये वाला 20 डिग्री है, तो अब 20 डिग्री नहीं, साइन 20 डिग्री। समझ में आ रहा है, जितना एंगल बनाता है उतना एंगल का साइन। तो साइन आई बराबर होगा जिस मीडियम में गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एकदम इजी वाला है, इनटू जिस मीडियम में जा रहा है उसमें रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसका साइन आर। ये दोनों क्या होता है कि बराबर होता है, ये दोनों क्या होता है कि बराबर होता है। और यही है हमारा सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आगे फर्दर इसको अगर हम लोग ये करें, क्या बोलते हैं, आगे फर्दर अगर हम इसको बढ़ाएं और आगे इसको हम फर्दर बढ़ाएं तो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर हम इसको इधर भेज दें, साइन को इधर बुला लें, तो ये आ रहा है कि नहीं, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाई फर्स्ट मीडियम का। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ। स्नेल माने घोंगा वाला स्नेल्स ना, ये एगो साइंटिस्ट का नाम है। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि रिफ्रैक्शन में दोनों एंगल के साइन का रेशियो जितना होगा, सुन रहा है सब, दोनों एंगल के साइन का रेशियो जितना होगा, इस सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही होगा। समझ में आ रहा है, मतलब ये बराबर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसका ये होता है कि नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बराबर क्या होता है, n2/n1 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्या बोलो। तो ये बराबर होगा दोनों के एंगल के साइन के रेशियो के बराबर। और ये कौन सा लॉ होता है, स्नेल्स लॉ, जो कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से है। अब पूरा उतार लो। अब क्या पूछ रहा था, अपने मन माने हैं हम, अगर उल्टा माने रहते तो इसको हम ऐसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो अब ये भागता है नॉर्मल की तरफ, तो अब ये एंगल आ जाता है, बाकी तो सब वही रहता है, नहीं बदलेगा। अब प्लेन में वो रहेगा ना, अब हल्का सा ऊपर चले जाए, हल्का नीचे चले जाए, प्लेन तो वही रहेगा। ये बात बोल रहे हैं। क्या देखें कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है, सुन रहा साहब, तो लाइट रे अपना पाथ को छोड़कर नॉर्मल से दूर या नॉर्मल से करीब डेविएट हो जा रहा है। अब पढ़ना है कि वो कंडीशन नॉर्मली स्पेशल केस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब रिफ्रैक्शन होगा मतलब रे एक मीडियम से दूसरा मीडियम में इंटर करेगा, लेकिन सीधे चला जाएगा, अपने पाथ से डेविएट नहीं करेगा। रिफ्रैक्शन होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा लेकिन डेविएशन नहीं, सीधे चला जाएगा। कुछ स्पेशल केस है, तो दो केस है जब रिफ्रैक्शन होगा और डेविएशन नहीं होगा। व्हेन देयर, सेकेंड केस रिफ्रैक्शन
but no deviation. बात समझो, फर्स्ट केस ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब नॉर्मल के अलोंग आए, मतलब अगर हम बात करें ये इंटरफेस हो गया ना, तो ये नॉर्मल के अलोंग आए मतलब इंटरफेस से परपेंडिकुलर है। तो इंटरफेस से परपेंडिकुलर का मतलब ये मत समझना सब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्रैक्शन नॉर्मल से ना चेक करते हैं, इंटरफेस से थोड़े चेक करते हैं। तो ऐसे है नॉर्मल, आई नॉर्मल के अलोंग आ रहा है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा? 0। तो जब केस 1 के बारे में बात करेंगे मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 का मतलब जब रे इंटरफेस से परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है तब, मतलब इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। ध्यान से बात समझो। तो एक तो बात समझ में आ गया कि हमारा आई कितना है? 0। समझ में आ रहा है? अब देखो हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से क्या देखते हैं कि n1 I0 है ना, ये फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, यही था ना। अब देखो अब यहाँ पे हम ये क्या हो जाएगा? n1 इंटू साइन 0 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, नहीं होगा क्या? साइन 0 का वैल्यू 0 नहीं पढ़ा सब, तो n1 इंटू ये 0 हो जाएगा, n2 इंटू साइन आर। अब ये 0, ये पूरा 0 हो गया ना, ये पूरा कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इधर आएगा, तो साइन आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 बाई n2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना। साइन आर क्या है कि 0 है, मतलब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो आई का वैल्यू 0 था, तो साइन 0 का वैल्यू 0, तो ऐसे ही अगर साइन आर का वैल्यू 0 है तो आर का वैल्यू कितना होगा? 0। तब यहाँ से क्या आ गया कि एंगल आर कितना डिग्री है? 0 डिग्री पे है। अब बात समझो, एंगल अब ये इतना तो समझ में आ रहा था कि ये ऐसे नॉर्मल के अलोंग आ रहा था। अब आर 0 है मतलब ये भी नॉर्मल के अलोंग ऐसे ही चला जाएगा, तभी ना। अगर हल्का सा ऐसे होता है तो आर से एंगल बन जाता है, तो ये भी नॉर्मल के अलोंग चल जाएगा, तब ना रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के अलोंग है, तब ना ये 0 आएगा। समझ में आ रहा है? मतलब जब किसी भी कोई कैसा भी सरफेस हो, समझ में आ रहा है ना, जब परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा इंटरफेस से तो ये जैसे आएगा एग्जैक्ट वैसे ही चला जाएगा, इसके पाथ में कोई डेविएशन नहीं होगा, स्ट्रेट वे में ये क्या होगा कि चला जाएगा। तो फर्स्ट केस था तब कब? जब एंगल आई 0 हो, तब मतलब रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर स्ट्राइक करे तब। सेकेंड केस है कि देखो ये मीडियम और ये मीडियम अलग है। जैसे मान लो कोई सॉलिड होता है, जैसे ग्लास है, कुछ तो बहुत ही गाढ़ा डेंसर लिक्विड होता है, जिसका इसका और इसका मीडियम तो अलग अलग है, एकदम स्पष्ट पता है, लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या है कि सेम है। जब दोनों मीडियम अलग अलग है लेकिन उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलमोस्ट क्या है कि सेम है, तो जब मीडियम 1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तब, तो देख लेते हैं उसको भी डिस्कस कर लिया जाए। के सेकंड के बारे में बात करें, देखो कब? जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम बराबर हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम के तब। देखो देख लीजिए, यही वाला है ना, ये n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर, यही था ना। हमको है कि ये दोनों बराबर है, इसको n1 रहने दो, तो n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। ये अब n2 के जगह पर हम n1 ही लिख सकते हैं, n2 n1 के बराबर है, तो n1 को n1 रहने दो और n2 के जगह पर हम n1 रहने दिए, तो इससे ही कैंसिल हो जाएगा। तो क्या यहां से क्या आ गया? साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। अब बात समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वैल्यू, एंगल ऑफ आर के साइन वैल्यू दोनों बराबर है, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या है कि
वैल्यू सेम है, मतलब एंगल सेम होगा तो अपना उसका साइन वैल्यू क्या है कि सेम है। तो यहाँ से आ गया कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब ये बताओ एंगल आई एंगल आर के बराबर कब होगा? अगर हम फोटो बनाए, ध्यान से बात समझो, ये कुछ ऐसे इंसिडेंट किया, अब यहाँ पे तो 0 डिग्री पे आएगा नहीं, ये हो गया N1 और ये हो गया N2। बात ध्यान से समझो, ये हो गया हमारा I। अब ये बोल रहे हैं कि ये जितना बड़का है उतना ही बड़का, जितना बड़का I है उतना ही बड़का R है, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बड़का है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, तो ये इतना ही बड़का के मतलब इसी लाइन पर जाएगा तब ना ये हो जाएगा, तब ना यहाँ से वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे बराबर हो रहा है, ये तो हो गया। तो ये दोनों एंगल बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर कब होता है? जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन हो तब। तो ये तो खैर नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होगा, इसमें कोई शक नहीं है, नॉर्मल तो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है ना, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइन होगा तब ना ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होगा। और जब हम ये देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन होगा मतलब ये अपने पाथ से डेविएट नहीं। ऐसा पॉसिबल है क्या कि ऐसे ऐसे हो और हल्का सा हम ऐसे चेंजिंग कर दें, समझ में आ रहा है ना? तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो, दोनों ये और ये बराबर कब होगा? जब ये और ये दोनों स्ट्रेट रहेगा तब ना, है ना? तो ये तो नॉर्मल है तो स्ट्रेट रहेगा, अभी ये भी स्ट्रेट रहेगा तब ना ये और ये बराबर होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये भी स्ट्रेट लाइन है, और जब ये स्ट्रेट लाइन है इसके मतलब ये अपने पाथ से डेविएट नहीं किया है। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया कि नहीं? यहाँ पर भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया कि नहीं? तो रिफ्रैक्शन हो रहा है लेकिन अपने पाथ से डेविएशन नहीं हो रहा है। ये दो केस है जब रिफ्रैक्शन होता है लेकिन डेविएशन नहीं होता है। इसको उतार लो, रिवीजन करवाएंगे तो फिर से समझा देंगे। हाँ हाँ।